बहन साधु जी हमारे बीच में, अनुसूचित जाति अध्यक्ष अहरवार जी और मंच पर मौजूद कार्यकारी अध्यक्ष खरे जी, सम्मानीय मंच, कार्यक्रम में मौजूद सभी नेता कार्यकर्ता भाई और बहनों, साथियों, ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम संदेश देता है कि 2023 में जो चुनाव होगा, उस चुनाव में सरकार किसकी बनेगी। मैं आपके बीच में यही चर्चा करने के लिए आया हूं, क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिकल में जो चर्चा करनी है और हम वैसे ही हवा में बातें करें, दोनों में बहुत फर्क है। कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार हमें बनानी है तो सभी को पॉजिटिव वे में चलना पड़ेगा। अगर हम नेगेटिव थॉट लाते हैं तो उससे बनती हुई सरकार भी रुक सकती है। मैं इसका आपके बीच में एक एग्जाम्पल पेश करूंगा। हम परखेंगे कैसे कि जो नेगेटिव बोल रहा है कि पॉजिटिव बोलता है। जैसे एक गिलास आपके सामने है और आधा मैंने भर दिया है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए इस गिलास का स्टेटस क्या है, तो कोई कहेगा आधा खाली है, इसके विचार नेगेटिव है। और वही कहेगा दूसरा साथी कि आधा भरा है, ये थॉट पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव थॉट अगर आप बनाते हैं, मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हमने मध्य प्रदेश से 25 साल के लिए ना खदेड़ दिया तो फूल सिंह बरैया मेरा नाम नहीं। लेकिन पॉजिटिव थॉट हमको लाना चाहिए। और पॉजिटिव थॉट अगर हम लाते हैं, मैंने आपको कहा, आज फिर कह रहा हूं आपके बीच में कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनानी है तो अपने हम मन मस्तिष्क में कुछ बदलाव हमें करने होंगे। और जो बदलाव हैं कि जो आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण खड़ा हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर की भी सम्मानजनक बात करनी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर के आधार पर अगर आपने बात को मान लिया और चल गए तो ये फूल सिंह बरैया भैंस खींचने वाला आज टाई पहन करके खड़ा है। किसके कारण खड़ा है? बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण। और बाबा साहेब अम्बेडकर के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि भाजपा यहां पर 50 सीट भी जीतने वाली नहीं है। और ये मेरा प्रतिज्ञा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है ये कि अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर 50 विधायक जीत जाती है तो फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा। अब ये मैं कह रहा हूं, इसको नेगेटिव मत सोचिए, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर पॉजिटिव लेते हैं तो क्या फूल सिंह बरैया का कांग्रेस के नेता, शेड्यूल कास्ट के नेता, ट्राइब ओबीसी के नेता, क्या फूल सिंह बरैया अगर जाकर के 40 साल से संघर्ष कर रहा है व्यक्ति, क्या मैं राजभवन के सामने अपना मुंह काला करूंगा? आपको अच्छा लगेगा क्या? तो जब कुर्बानी को रोकने के लिए, कुर्बानी को देने के लिए पॉजिटिव थॉट हैं, और मेरा दावा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना हमारे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर हमारे लिए सबसे सरल काम अगर है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास जो वोट हैं वो कुदरती वोट हैं। इसके पास कोई बाहर से लाया हुआ वोट नहीं है। और भाजपा के पास वो वोट हैं वो नकली वोट हैं, वो गुमराह की हुए वोट हैं, उसका ओरिजिनल वोट नहीं है। मैं इस बात को साबित करता हूं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकता हूं आपके सामने। मैं आपको कहना चाहूंगा, शेड्यूल कास्ट का जो वोट है, अब कांसी राम जी नहीं है, मायावती ने बीएसपी को खत्म कर दिया है। ये हमारे लिए खुशखबरी है कि नहीं है? तो मैं आपसे क्यों कहना चाह रहा हूं कि शेड्यूल कास्ट का वोट है वो कांग्रेस के लिए जाएगा, और ट्राइब का वोट है वो कांग्रेस के लिए जाएगा, और माइनॉरिटी का वोट है वो कांग्रेस के लिए जाएगा।
ये 3 वोट मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3 वोट कांग्रेस के अलावा किसी की बात नहीं करेंगे, ये 3 वोट कांग्रेस को ही जाएंगे। अब कुछ नेगेटिव लोगों ने मेरे को बदनाम करने के लिए क्या कह दिया मालूम है कि फूल सिंह बरैया तो उन्हीं की बात करता है। जब मैंने आगे बात नहीं की है तब तक कोई कहने वाली बात तो बनती नहीं है। पिछड़ा वर्ग की क्या बात है मैं आपको बताता हूं, जनरल की क्या बात है वो बताऊंगा मैं। लेकिन ये कह रहा हूं कि हमारी सरकार 2018 में जब बनी थी तो 2018 में हमको 1,55,00,000 वोट पड़े थे। इसी रेट से वोट पड़ेगा तो हमारी सरकार अब बनेगी बहुमत की। 1,65,00,000 वोट मिल जाएंगे, माननीय कमलनाथ जी बहुमत के मुख्यमंत्री यहीं बनेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा कि 50 सीट भी भाजपा नहीं जीत सकती तो क्या करना होगा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी के वोट मध्य प्रदेश में 2,40,00,000 कितने हैं? 2,40,00,000 लिख करके रख लो, जेब में पर्ची डाल के रखो। 2,40,00,000 वोटों में से हम लोग मिलकर के पॉजिटिव पे बना लें और 1,95,00,000 वोट लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 49 सीट पर आ जाएगी। ये मेरा दावा है, ये मेरा गणित है। और अगर इसको कोई नकार करके दिखा दे, फूल सिंह बरैया से कह देना कि कोई वैसे ही कह रहा था आप। और मेरा दावा है कि 1,95,00,000 वोट अगर कोई ले सकता है तो ये वोट लेने वाला आदमी अम्बेडकरवादी होगा, वही ले सकता है, वरना कोई ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता है? मैं कांग्रेस पार्टी में बड़े नेताओं के बीच में बैठा दिल्ली में, मैंने चर्चा की। आज भी वो क्या कहते हैं मालूम है? अरे हरिजन लोगों का मोहल्ला है, ये हरिजन संवैधानिक है क्या? नहीं है। नहीं तो क्या शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले में कोई हरिजन बोल देगा तो उसका वोट आधा नहीं रह जाएगा क्या? अगर उसका पूरा वोट लेना है तो संविधान की बात कीजिए। भारतीय संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद कहा है कि ये शब्द अब डिलीट कर दिया गया है, इसका कोई हरिजन बोलेगा तो उसको तत्काल सजा हो जाए। लेकिन मैंने सुना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपरिचित दूर का आदमी हूं, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो मंत्री पद पर रह चुके हैं वो अभी भी हरिजन बोलते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात को मालूम है कि हरिजन अगर इनकी बस्ती में बोल दोगे तो आज वो आधा वोट रह जाएगा। माँ की गाली, बहन की गाली, भांजी की गाली, दादी की गाली, ये गाली मिला करके 1,00,000 दी जाए तो अभी हरिजन शब्द से मैं समझता हूं कि हरिजन शब्द की गाली इनसे बड़ी गाली है। ये मालूम है सभी को। लोगों के कैंप चलते हैं इनके बस्तियों में, जब इनके बस्तियों में कैंप चलते हैं तो मैं माननीय कमलनाथ जी से कहूंगा कि इस पर बैन लगाया जाए कि किसी भी वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कांग्रेस की मुंह से हरिजन नहीं कहना चाहिए। और देखिए आप देखिए कितना उन्माद आता है, उन्माद कितना आता है। और ये उन्माद इतना आएगा कि वोट मुश्किल पड़ जाएगा, हम लोग समेटते नहीं बनेगा, इतना वोट आपके पास आने वाला है। और यही नहीं, ये मैं शेड्यूल कास्ट, ट्राइब और माइनॉरिटी की बात कर रहा हूं, ये वोट कांग्रेस का वोट है। 100% मैं बस्तियों में जाता हूं चुपके से। लेकिन इतना ध्यान रखिए, मेरी बात को निगेटिव मत लीजिए कि मीडिया के द्वारा अगर इन बस्तियों में गए तो इन बस्तियों का वोट आपका कट सकता है, क्योंकि मीडिया फिर इन बस्तियों पे ध्यान लगा देता है, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में बोलने लगता है। तो मैंने इसलिए आपके बीच में क्यों कहा। अब आती है बात पिछड़े वर्ग की, और पिछड़े वर्ग के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पिछड़े वर्ग के लिए एक बड़ा पॉइंट है। माननीय कमलनाथ जी अगर इसको ध्यान लगा लें तो पिछड़े वर्ग के लिए एक बड़ा पॉइंट बनता है। जैसे इस हॉल में इतने लोग बैठे या मैं कहीं बैठा हूं तो हम कहेंगे भाई इनके लिए हमें इतने पैकेट रोटी के ले जाने हैं, पूड़ी के, तो क्या बोला जाएगा पहले कि कितने लोग बैठे हैं, यानी पहले कितने लोग, कितने का मतलब गिनती, पिछड़े वर्ग की गिनती शुरू करवा दी। पिछड़े वर्ग की जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक पिछड़े वर्ग को उसके हक मिलने वाले नहीं हैं। तो पिछड़े वर्ग की अगर जनगणना का ऐलान माननीय कमलनाथ जी ने कर दिया, इतना वोट टूटेगा कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर खड़ा होने को जगह नहीं रहेगी। और ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, हालांकि पिछड़े वर्ग का सम्मेलन नहीं है, लेकिन फिर भी कहूंगा कि पिछड़े वर्ग के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में अपनी कलम से लिखा। भारतीय संविधान भाग 16 आर्टिकल लिखे हैं, तो उन आर्टिकल में लिखा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसके हिसाब से उसमें क्या लिखा हुआ है
कि अगर 100 कलेक्टर बनेंगे तो 50 कलेक्टर पिछड़े वर्ग के बनेंगे। और मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या कितनी है? 50.09। तो 50% आरक्षण की घोषणा अगर कर दी जाए तो मेरा दावा है कि भाजपा की जमानतें भी बचना मुश्किल पड़ जाएंगी मध्य प्रदेश के अंदर में। और सवर्ण वोट है तो हम तो उसको टिकट देते ही हैं, टिकट के बदले में वोट देंगे, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। ये पूरा का पूरा वोट कांग्रेस का है और भाजपा के पास वोट वैसे ही वोट है, गुमराह किया हुआ वोट है। वो कहते हैं कि हिंदू हिंदू, मैं हिंदू के खिलाफ नहीं हूं, लोग बदनाम करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हिंदू है, हिंदू भाई को अगर अपना हक दो। पिछड़ा वर्ग अगर हिंदू है तो मोदी जी बोले संसद से कि इस पिछड़े वर्ग के भाई को हमारा हक दिया जाए, तो बताइए मुझे क्या हिंदू भाई नहीं है क्या? लेकिन पिछड़े वर्ग को आज तक कोई हक देने की चर्चा नहीं की गई है। इसलिए मैं कहूंगा कि संविधान की कॉपी आज की तारीख में अपने हाथ में रहनी चाहिए, अपने घर में रहनी चाहिए। 250-300 रुपए की आती है भारतीय संविधान पेयर एक्ट। इतनी सी बात मैं आपके बीच में कहता हुआ कि आने वाले समय में मैं तो मजबूती से लगा हूं, कोई कहे तो कहता रहे। और माननीय कमलनाथ जी जब तक बहुमत के 181 सीटों वाले मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे तब तक फूल सिंह बरैया चैन से बैठने वाला नहीं है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय पूर्व मंत्री जबलपुर पूर्व विधायक हमारे मार्गदर्शक आदरणीय लखन घनघोरिया जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए अपने विचार रखें। आदरणीय लखन घनघोरिया जी। कांग्रेस पार्टी आज के इस मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के सम्मेलन में उपस्थित हमारे नेता परम श्रद्धेय कमलनाथ जी, अनुसूचित जाति वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीलोटिया जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय सज्जन सिंह वर्मा जी, बहन विजय लक्ष्मी साधु जी और अनुसूचित जाति वर्ग के प्रदेश के हमारे मुखिया आदरणीय प्रदीप अहिरवार जी, भाई खुरन चौधरी जी, फूल सिंह बरैया जी, आदरणीय रामलाल मालवी जी, विधायक सुरेश राजे जी, आदरणीय चंद्रप्रभात शेखर जी, जेपी धनोपिया जी और यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस के हमारे सभी जाबाज साथियों। चूँकि एक समय सीमा है इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बहुत सी बात विस्तार में करने की है, लेकिन समय ये तय है कि हमारे पक्ष का है, ये तय है। और मध्य प्रदेश क्या पूरे देश की जो भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसने ये दिखा दिया एक गौरवशाली विरासत का वारिस अब आम जनमानस में स्वीकार हो रहा है। ये समय बता रहा है, समय बता रहा कि मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार जो 15 महीने की थी, हर वर्ग के लिए विकास के जो काम किए वो एक मिसाल है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो काम की सोच थी, जो अवधारणा थी और जो वचन पत्र था, वचन पत्र में कितने वचनों को हमने पालन किया था। 365 दिन में 365 वचन को निभाया था माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने। आज अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ कितना कुठाराघात हो रहा है। ये लूट के द्वारा बनी हुई सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के साथ छात्रवृत्ति में खिलवाड़ कर रही है। विदेश में पढ़ने जो छात्र जाते थे वो स्कीम को बंद कर दिया गया है।
ये तमाम बातें हैं आरक्षण के मामले में, सब जान रहे हैं, सबको मालूम है। और अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग इस बात को अच्छे से समझ ले। हमारे आदर्श बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान कैसे खतरे में है। निजीकरण सोची समझी एक साजिश है। एक तरफ इनके मोहन भागवत कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ सुरेश सोनी कुछ कहते हैं और हंस बोले कुछ कहते हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात कहते हैं। लेकिन मक्कारी की हद हो जाती है जब मोदी जी मंच से हमारे हित की बात सिर्फ दोगलेपन में कहते हैं। इनकी मात्र संस्थाएं कुछ कह रही हैं, बिल्कुल वैसे ही कि खूब समझते हैं दमबाज तेरे धोखे, खूब समझते हैं दमबाज तेरे धोखे, तू मुझको बुलाए और दरबान तेरा रोके। ये हो रहा है। आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। किन के हितों के साथ कुठाराघात होगा। निजीकरण यदि चालू हो जाएगा तो आप समझिए कि आपके आने वाली पीढ़ी के लिए कितनी बड़ी रुकावट होगी। बाबा साहब का संविधान खतरे में है। नए नए कानून लाके और दूसरे दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे हितों के साथ कुठाराघात कर रही है। समय है, तय है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी की स्वीकारता 2018 में भी थी और 2023 में तो और ज्यादा है। ये पूरे जनमानस कह रहा है। नाकामी भारतीय जनता पार्टी की गजब की है। महंगाई चरम पे है। बेरोजगारी का आलम क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। बेरोजगारी का आलम सामने है। भ्रष्टाचार कैसा है ये छुपा नहीं है। भले ही शेर की खाल पहन के भेड़िया गड़गड़ा ले, चिल्ला ले, लेकिन भेड़िया भेड़िया होता है। विजनरी मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी को स्वीकार किया गया था और स्वीकार किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के विकास के हर मानक को माननीय कमलनाथ जी पूरा करते हैं। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि कम शब्दों में बोलना है, इसलिए कहना चाहता हूं कि एक जज्बा मन में होना चाहिए। हम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ जितना कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सोच कर रही है, विचारधारा कर रही है, कोई और दूसरी विचारधारा इतनी बड़ी दुश्मन नहीं है जितनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन। संघ बैठा बैठा क्या करता, एक वर्ग की सल्तनत संघ चाहता है और उस वर्ग में हमारा कहीं स्थान नहीं है। हम कहीं उनकी प्राथमिकता में नहीं है। हमको खत्म करना चाहते धीरे धीरे। इसलिए वो कानून कितने भी लाए, हमारे मन में जज्बा होना चाहिए कि तुम्हारे जुल्म का कानून बदल देंगे, तुम्हारे जुल्म का कानून बदल देंगे और वही मंजिल खड़ी हो जाएगी जिस ओर हम चल देंगे। और हमको जुगनू समझने की भूल मत करना। हमको जुगनू समझने की भूल मत करना। जिद पे आ जाएंगे तो सूरज भी मचल देंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनाना है, प्रतिबद्ध होकर बनाना है। समय अच्छा है, नेता की छवि अच्छी है और जनता मन बना चुकी है। हमको एकजुटता, एक रूपता के साथ उतरना है। बहुत सी बातें सैद्धांतिक वैचारिक होंगी, लेकिन एक व्यवहारिक बात है कि जीने की जिंदगी में आदत बनी रहे, जीने की जिंदगी में आदत बनी रहे और तूफान से भी लड़ने की ताकत बनी रहे। और हम एक हों तो दुश्मन भी ना कर सकेगा कभी घात, उसके भी मन में हार की दहशत बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भैया। निश्चित है कि लखन भैया, सज्जन भैया, प्रदीप भाई, आप लोग हैं, आपकी ताकत से तूफान पर लड़ने की ताकत इस वर्ग में है। मैं विजय लक्ष्मी साधव जी, हमारी पूर्व मंत्री बहन जी, आपसे आग्रह करता हूं कि आप आए, अपनी बात रखें, हमारा मार्गदर्शन करो। मंच पर विराजमान
हम सबके आदरणीय मुख्यमंत्री हैं अभी भी हमारे, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में थी। अभी की सरकार पिछले दरवाजे से संविधान की हत्या करके बनी है। तो हमारे मुख्यमंत्री कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले कल भी रहेंगे, आदरणीय कमलनाथ जी। मंच पर विराजमान हमारे अतिथि अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई बिलोटिया जी, आदरणीय सज्जन वर्मा जी, आदरणीय गंगोरिया जी, अनुसूचित विभाग के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भाई प्रदीप बरैया जी, सभी विधायकगण और मंच पर सभी मेरे समस्त आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ जन, यहाँ पधारे सभी जिलों से, पूरे प्रदेश से आए सभी मेरे समाज के सभी मेरे भाई, आदरणीय बुजुर्गगण, युवा साथीगण, मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रदीप को कि उन्होंने नव वर्ष की शुरुआत में हम सभी को यहाँ एकत्रित करके एक विचार के लिए यहाँ एकत्रित किया है। आज इस प्रदेश और देश के अंदर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है और जो देश के अंदर जिस तरह की गंदी हवाएं चल रही हैं, उससे सबसे ज्यादा अगर कोई परेशानी में आएगा तो वो दलित, शोषित, पीड़ित व्यक्ति, वो समाज आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान की रचना की थी, वो संविधान पूरे विश्व के अंदर एक अनूठा संविधान है, जिसको आज भी कई देश उसका अनुसरण करते हैं। विश्व के अंदर कई ऐसे देश हैं जिनकी अपनी अलग अलग एक एक संस्कृति है, कहीं क्रिश्चियन है, कहीं मुस्लिम है, लेकिन एक भारत देश विश्व के अंदर एक अनूठा देश है, जहां हर 40-50 किलोमीटर पर एक अलग भाषा, एक अलग परिवेश, एक अलग संस्कार, एक अलग संस्कृति। 36 करोड़ तो हमारे देवी देवता हैं, कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है। ऐसे देश में सबको एक मंच पर एकत्रित करना, एक जाजम पर एकत्रित करना, यह हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्तित्व का ही दिशा निर्देश था, जिन्होंने ऐसे संविधान की रचना की जिसमें राजे रजवाड़ों के देश में हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया। महल वाले को भी एक वोट का अधिकार, झोपड़ी वाले को भी एक वोट का अधिकार, गरीब को भी एक वोट का अधिकार, अमीर को भी एक वोट का अधिकार। पहले सरकारें माओ के पेट से बनती थी, राजा महाराजा, लेकिन अधिकार दिए उन्होंने सरकार बनाने का, राजा बनाने का, मत पेटी के माध्यम से। ये हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज इस संविधान की हत्या हो रही है, इस संविधान का गला घोटा जा रहा है। यहां पर सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने जिस दिन पद को संभाला और दूसरे ही दिन ये बात कही थी कि संविधान के ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए, आरक्षण के ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए, उसी दिन हमें समझ लेना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एजेंडा क्या है। उनका एजेंडा यही है कि जिस तरह से इस देश में अंग्रेजों ने राज किया, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, यही की यही परंपरा आज की सरकार, चाहे केंद्र में बैठी हो, चाहे प्रदेश में बैठी हो, ये चला रही है। पहले बांटो हिंदू मुस्लिम को, फिर बांटो सवर्णों और दलितों और आदिवासियों को, ये आज यहां चल रहा है। मैं उस बाप की बेटी हूं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ काम किया, स्वर्गीय सीताराम जी साधो, जिन्होंने इस देश की लड़ाई में भी भागीदारी की और देश के नवनिर्माण में पहला विधानसभा का चुनाव लड़कर विधायक के रूप में इस देश के नवनिर्माण में भी भागीदारी की।
मैं आगाज करना चाहती हूं, यहाँ जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आज की व्यवस्थाएं अगर गड़बड़ाई है तो कहीं ना कहीं हमारी ये बीच की पीढ़ी भी दोषी है, क्योंकि बीच की पीढ़ी में हमारी नई जो पौध है, हमारा नए बच्चे हैं, उसको हमने इतिहास नहीं पढ़ाया, उसको हमने बातें नहीं बताई कि हमारे पूर्वज कहां थे और हमारे पूर्वजों ने हमारे को कहां लाकर खड़ा किया है और भविष्य में हमें कहां जाना है। इसलिए आज हम कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हैं, हमारे युवा जनरेशन दिग्भ्रमित है। इसलिए आज की बीच की पीढ़ी को भी आवश्यकता है कि युवाओं को सही दिशा निर्देश दे। बड़े जी ने सही कहा, SC/ST के लोग वो हम नेताओं के ऊपर आस लगाए बैठे हैं कि हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं। मैं धन्यवाद करती हूं दिग्विजय सिंह जी का कि जिन्होंने दलित एजेंडे के माध्यम से SC/ST का जो यहां पर किया था मुख्यमंत्री के रूप में, उस वक्त मैं अनुसूचित जाति मंत्री थी, और हमने जो बच्चों के लिए किया, चाहे विदेशों में पढ़ने के लिए हो, कोचिंग देने के लिए हो, सबका सब आज वो शिवराज मामा यहाँ बुला रहा है। मैं बहुत लंबी बात न करते हुए बस यही कहना चाहूंगी कि आगाज हो गया है 2023 का। आदरणीय कमलनाथ जी को पुनः हमें मुख्यमंत्री के रूप में तभी देखना है जब हम सब यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे, और मुझे विश्वास है कि आप लोग यहाँ से संकल्प लेके अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में जाके कांग्रेस को मजबूती से खड़ा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं हमारे पूर्व मंत्री बड़े भैया जिनका हमको हमेशा सहयोग मिलता है, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वो वहाँ अपना मार्गदर्शन करें। साथ ही संत रविदास मंदिर समिति गोटेगांव ग्राम बगासपुर आए माननीय साहब का स्वागत करें। 5 लोगों से केवल 5 लोग संत रविदास मंदिर समिति बगासपुर गोटेगांव जिला नरसिंहपुर, केवल 5 लोग। सज्जन वर्मा जिंदाबाद, सज्जन वर्मा जिंदाबाद, सज्जन वर्मा जिंदाबाद, सज्जन वर्मा जिंदाबाद, सज्जन भैया जिंदाबाद, सज्जन वर्मा जिंदाबाद, सज्जन वर्मा जिंदाबाद। हम सबके नेता, हमारे परिवार के मुखिया परम श्रद्धेय श्री कमलनाथ जी, हमारी अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश भाई, वरिष्ठ नेता लखन भैया, मेरी बहन विजय लक्ष्मी साधो जी, मध्य प्रदेश विंग के अध्यक्ष भाई प्रदीप हिरवार जी, फूल सिंह बरैया जी, भाई सुरेंद्र चंद्रभाष शेखर जी, सभी यहाँ पे उपस्थित हमारे धनोपिया जी, सब सम्मानित साथियों और दोस्तों, असल में सुनना हमको आदरणीय कमलनाथ जी को है, लेकिन चंद बातें चूँकि मैं समाज का व्यक्ति हूँ इसलिए मुझे करना आवश्यक है। साथियों, हर वक्ता संविधान से अपनी बात आरंभ करता है कि संविधान खतरे में है। ये बात बिल्कुल सही है, संविधान खतरे में है, लेकिन आप लोग एक बात याद कर लो, जो लोग बाबा साहेब के विचारों को, उनके लिखे संविधान को मिटाना चाहते हैं, उनकी रगों में जो खून बहता है उससे ज्यादा लाल खून हमारी रगों में बहता है। बाबा साहब के विचारों को मिटाना इतना आसान नहीं है। अरे हजारों बाबा साहेब के अनुयायी बैठे हैं, इनकी आवाज सुन लो, नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान, कि ये क्या कहते हैं कि हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुझ में दम नहीं, हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुझ में दम नहीं। अरे हम भी तुम्हारे बाप हैं, किसी से कम नहीं। आज राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, सीधा सा उद्देश्य है लोकतंत्र बचाओ, बाबा साहब का संविधान बचाओ।
ये यात्रा तो हमको करना थी, हमारे बड़े नेताओं को करना थी। हमारे नेताओं ने नहीं किया, लेकिन हमारे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी समझ गए कि इस देश में आवश्यकता पहले भी बाबा साहब आम्बेडकर की थी और आज भी बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की आवश्यकता, इसलिए वो यात्रा कर रहे हैं। साथियों, अभी कई बिच्छू पैदा हो गए हैं। हमारे नौजवान दिग्भ्रमित हो जाते हैं साहब। एक चंद्रशेखर रावण साहब आ गए, 50-60-100 गाड़ी किराए से ले आएगा और कभी शाजापुर कभी बुंदेलखंड वहां जाएगा और खुद को वोट कितने मिले, एमएलए के चुनाव में 5000 वोट मिले। लेकिन चंद्रशेखर रावण तो हमारा नौजवान, अरे यार चंद्रशेखर रावण आ रहा है यार, लेकिन इनकी औकात कितनी है। अरे मेरा एक कार्यकर्ता है नरवले बेटा, इसकी औकात उससे ज्यादा है। तो नौजवानों को भ्रमित मत होने दो। मायावती बिक चुकी है बीजेपी के हाथों, चंद्रशेखर रावण बीजेपी का खिलौना है। जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी ये वोट कटवा है, वैसे चंद्रशेखर रावण और मायावती हमारे वोटों को काटना चाहते हैं। इस बात से सावधान रहना। बातें तो बहुत सारी करना थी, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हम 18% है इस प्रदेश में, हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई 22% हैं। आज कांग्रेस की सरकार बनाना और संविधान को बचाना दूसरे वर्गों से ज्यादा जवाबदारी, जब इस प्रदेश को हम अपना प्रदेश कहते हैं तो दूसरे वर्गों से ज्यादा जवाबदारी अनुसूचित जाति और जनजाति भाइयों की बन जाती है कि हमें, ये हमारा प्रदेश है जिसका मुखिया कमलनाथ जी है। अरे एक बात तो सोचो, जिस शिवराज चौहान के चेहरे को 2018 में लोगों ने नकार दिया मध्य प्रदेश के, क्या ऐसी नकारी हुई चीज फिर से बिक सकती है क्या? अरे 2018 में जिस चेहरे को नकारा, वो चेहरा अब मध्य प्रदेश में नहीं। यहाँ तो कमलनाथ चाहिए, कमलनाथ चाहिए, कमलनाथ चाहिए। प्रदीप भाई धन्यवाद तुझे, बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया। प्रदीप अहिरवार के लिए भी एक जिंदाबाद के नारे। प्रदीप अहिरवार बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे माननीय राजेश लिलोटिया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भारत सरकार, आप आए अपनी बात, आप हमें मार्गदर्शन दें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जय जय कमलनाथ, राजेश लिलोटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित हमारे प्रेरणा स्रोत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कमलनाथ जी, यहाँ पर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति के हमारे चेयरमैन छोटे भाई प्रदीप अहिरवार जी, हमारे भाई सज्जन वर्मा जी, चंद्र प्रभाष जी, साधु विजय लक्ष्मी साधो जी, धनोपिया जी, फूल सिंह बरैया जी, राजीव भाई, सुरेंद्र चौधरी जी, लखन गंगोरिया जी, आनंद अहिरवार जी, नितेश नरवारे जी और यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी हमारे बहुत ही सम्मानित राजेंद्र सोलंकी जी, राजेंद्र मालवीय जी, नितेश नरवले जी, गुरु चरण खरे जी, पंकज अहिरवार जी, हेमंत नरवरिया जी, धर्मेंद्र खटीक जी, रमेश चंद्र बकुलिया जी, किरण कुमार कुशमारिया जी, प्रदीप जी, भानु सिंह ठाकुर जी, और कोई नाम तो नहीं है। यहाँ पर उपस्थित मेरे
बहुत ही क्रांतिकारी साथियों, आप सभी को भैया प्लीज अब बैठ जाएं। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी बीच में नारा नहीं लगाएगा। 5 मिनट की मैं सिर्फ बात करूंगा यहाँ पर। प्रदीप जी सिर्फ 5 मिनट। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष के उपलक्ष्य में शौर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, लेकिन आप और हम सब लोगों को अपने इतिहास के बारे में मालूम होना चाहिए। हम लोगों को शौर्य दिवस मनाना चाहिए। शौर्य दिवस मालूम है क्या है? भीमा कोरेगांव, वो हमारी ताकत है, वो हमारी प्रेरणा है, वो हमारे उन पूर्वजों का, उन बुजुर्गों का इतिहास है जो क्रांतिकारी रहे हैं। और जब अत्याचार प्रकाष्ठा पे थी, जो देश के अंदर उस वक्त में हमारे लोगों के गले में मटकी लगाकर और कमर में झाड़ू बांधकर चलाया जाता था, एट्रोसिटीज, अत्याचार चरम सीमा पर थी। उस वक्त में जो मनुवादी थे, उन लोगों ने प्रताड़ना इस स्तर तक की कि हमारे जो उस वक्त के क्रांतिकारी थे, 500 जो महार थे, उन्होंने तलवार उठाई अत्याचार के खिलाफ और 28,000 पेशवाओं को ध्वस्त कर दिया। ये है आप लोगों का इतिहास। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने और हमारे बड़े जो लीडर्स हैं, उन लोगों ने हमेशा कहा है, जो समाज अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं रखता, वो इतिहास कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो इस चीज़ की जानकारी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, कमलनाथ जी के नेतृत्व में आप लोग बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। बीच में मैंने बोला था बोलेंगे नहीं और कोई नारा नहीं लगाएगा, प्लीज। हाँ, मेरी बात सुनेंगे, बात नहीं तो इधर उधर हो जाती है। सुबह मेरी बात हुई कमलनाथ जी से और कमलनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अनुसूचित जाति के अंदर बहुत सारी उपजातियां हैं और आज देश के अंदर भी जो माहौल बना है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और कमलनाथ जी का इस बात के ऊपर बहुत जोर है कि अब सिर्फ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं, अब सब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई है। मतलब ये कि जो छोटी छोटी उपजातियां हैं, जब तक हम उनको मुख्य धारा में लेकर नहीं आएंगे, उन जातियों का भी उद्धार नहीं हो सकता और इस देश के अंदर तरक्की भी नहीं हो सकती, विकास भी नहीं हो सकता। जो छोटा सा किसी गांव के अंदर बुनकर का काम करता है, जो रंगरेज का काम करता है, जो कताई का काम करता है, वो सब उपजातियों को लिए भी कमलनाथ जी का खास तौर पे उनके ऊपर ध्यान है। इसका मतलब ये कि कमलनाथ जी का विजन बिल्कुल क्लियर है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाने से पहले संगठन में हिस्सेदारी जनसंख्या के हिसाब से हम लोगों को मिलनी चाहिए। और मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहूँगा, अभी मेरे पूर्व यहाँ पर हमारे बहुत ही सीनियर लीडर यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो ओबीसी है उसकी हम लोगों को जनगणना करवा देनी चाहिए, क्योंकि वो लगभग 1 मिनट भैया 50% हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो पूरे प्रदेश के अंदर आप लोगों की हमारी जो है लगभग 20% जनसंख्या है। सेंसस के हिसाब से 18% है, लेकिन आप लोगों की जनसंख्या बड़ी है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जो जनजाति के लोग हैं, एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो 22% है। दोनों मिलाकर इस प्रदेश के अंदर 82 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। मेरा संगठन के लिए भी एक निवेदन रहेगा माननीय कमलनाथ जी से और तमाम सारे लीडर से, और चुनाव के लिए भी रहेगा कि जो हमारी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से एक तो हम लोगों को प्रदेश के अंदर कार्यकारिणी के अंदर हमारे को हिस्सेदारी मिले, दूसरा जिला
के स्तर के ऊपर, प्लीज ताली नहीं बजाना, दूसरा जिला के स्तर के ऊपर भी हमारे टोटल अगर पूरे प्रदेश के अंदर 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो जनसंख्या के हिसाब से 18% के हिसाब से हम लोगों को उतने जिला अध्यक्ष मिल जाएं। प्रदेश के अंदर हमारे को कार्यकारिणी में हिस्सेदारी मिल जाए ताकि हम लोग अपना प्रतिनिधित्व कर सके, आवाज समाज की उठा सकें। मैं प्रदीप अहिरवार जी आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये आप लोगों ने कार्यकर्ता को यहाँ पर एकत्रित किया। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आप लोग सिर्फ अगर धरने प्रदर्शन के अंदर भीड़ के लिए बुलाए जा रहे हैं तो मैं आप लोगों से बड़ा स्पष्ट रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग के चेयरमैन होने के नाते, आप लोगों के अपने समाज का आपका हिस्सेदार होने के नाते मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, अब सिर्फ भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आपको अपनी वक्त पहचानने की जरूरत है। आपको अपना जो वजन है उसका एहसास करने की आवश्यकता है कि आप लोगों ने जब कमलनाथ जी को वोट डाला तो हम लोग यहाँ पर सरकार में आए। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को तोड़ मरोड़ करके, ताक पे रख के, उसको ध्वस्त करके सरकार गिरा दी। जैसा मेरे से पूर्व यहाँ पर कहा जा रहा था, हमारे सज्जन वर्मा जी भी बोल रहे थे, हमारी बहन विजय लक्ष्मी जी ने भी बोला, बरैया जी ने भी बोला, आप लोगों ने बोला कि संविधान की रक्षा करने की आज आवश्यकता है। उस संविधान की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल कर गए। मैं आप सब लोगों को भी उस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा में जो उत्साह तमाम पूरे मध्य प्रदेश के सिर्फ कार्यकर्ताओं ने नहीं बल्कि तमाम लोगों ने मिलकर जो अपना समर्थन दिया भारत जोड़ो यात्रा को, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आप लोग बधाई के पात्र हैं। आई सैल्यूट यू। लेकिन अभी सवाल यह है कि उसका फॉलोअप क्या है। भारत जोड़ो यात्रा तो निकल गई, तो मैं कमलनाथ जी को मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश में जहाँ पर भी भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रदेश से निकल जाती है, हम लोग वहाँ पर संविधान बचाओ मार्च निकालते हैं। मैं प्रदीप अहिरवार जी को SC, ST, OBC माइनॉरिटी के तमाम जो संगठन के लोग हैं उनके साथ में मैं मीटिंग करूँगा। मीटिंग कर कर हम लोग RGPRS, किसान कांग्रेस, KKC, फिशरमैन कांग्रेस, जितने भी संगठन है 8 संगठन मिलकर हम लोग प्रदेश के स्तर पे ऊपर जिला स्तर की संविधान बचाओ मार्च की रूपरेखा तैयार करके और उस कार्यक्रम को बहुत जल्द शुरू करेंगे। इसके साथ साथ में कमलनाथ जी को मैंने कई भाषणों में सुना है, खुले तौर पर वो बोलते हैं कि संविधान रक्षक बनाओ, संविधान की रक्षा करो। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, क्योंकि हमारे लीडर हैं, हमारे हीरो हैं, हम इनकी बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं, तो हमने पूरा एक कैंपेन तैयार किया संविधान रक्षक को लेकर कि संविधान की रक्षा आज अगर कमलनाथ जी कह रहे हैं कि रक्षक बनना है, तो आप लोग बताइए संविधान की आज रक्षा करने की जरूरत है या नहीं है? तो आप लोग संविधान की रक्षा करेंगे? तो संविधान रक्षक का एक हमने कैंपेन शुरू किया, जो इस महीने की जो भी तारीख कमलनाथ जी हमें देंगे, या तो उज्जैन से शुरू करेंगे या छिंदवाड़ा से या कोई भी बड़े जिले से जहां पर भी आपको सहूलियत होगी, हम लोग वहां से शुरू करेंगे। वो कार्यक्रम क्या है वो छोटा सा मैं बताना चाहता हूं। और प्रदीप अहिरवार जी, आपने अभी अपने 40 पदाधिकारियों की कमेटी घोषित की है। हमारे यहाँ पर 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मैंने पूरी हर पदाधिकारी को एक जिला का प्रभारी बनाकर उनको दायित्व दिया है कि खाली पोस्ट लेकर नहीं बैठना, और अगर आप लोग सिर्फ विजिटिंग कार्ड के लिए पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो माफ कीजिएगा, कमलनाथ जी भी आपसे खुश नहीं होंगे और मैं तो खास तौर पे आपसे बिल्कुल खुश हो ही नहीं सकता हूं। हम लोगों को प्रदीप अहिरवार जी, आपने एक एक पदाधिकारी की जिम्मेदारी देनी है। हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम हम लोगों को मिला है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से, उसके लिए भी वो प्रभारी रहे। संविधान रक्षक का जिला स्तर का भी प्रभारी हमारा वो पदाधिकारी रहे। जो जिला के लोगों को चेयरमैन,
आपने आज से लेकर कल तक जो जिला के जितने भी अध्यक्ष बनाने हैं, सलाह मशवरा करके कमलनाथ जी के साथ में बैठ के, वहाँ के वरिष्ठ नेताओं के साथ में बैठ के आप लिस्ट मुझे भेजिए अप्रूवल के लिए। मैं तुरंत अप्रूवल दूंगा और उसकी कमेटी, डिस्ट्रिक्ट की कमेटी 1 फरवरी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। दूसरा, जो ब्लॉक के चेयरमैन हैं जो आप लोगों को बनाने, जिला अध्यक्षों को बनाने हैं, वो 1 अप्रैल तक उनकी कमेटी और अध्यक्ष कंप्लीट हो जाने चाहिए। मतलब मैं आपको टाइम बाउंड प्रोग्राम दे रहा हूं। 1 फरवरी तक जिला की कमेटी और जिला के पदाधिकारी, 1 अप्रैल तक तमाम ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक की कमेटी, और उसके बाद में हम लोग पंचायत और विलेज के ऊपर जाएंगे, गांव स्तर के ऊपर जाएंगे, जो 1 मई तक हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम लोग 1000 लोग इकट्ठे हो गए, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। लेकिन संगठन को कमलनाथ जी हमेशा कहते हैं, हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो संगठन लड़ाई लड़ता है। हमारे पास में बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, लेकिन अगर संगठन नहीं है तो फिर इसका मतलब हम सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। और मैं हवाबाजी के लिए यहाँ पर आप लोगों से मिलने के लिए नहीं आया हूँ। मैं पूरा टाइम बाउंड प्रोग्राम देकर जा रहा हूँ। अपने प्रदेश के अपने चेयरमैन प्रदीप जी को, तमाम आपकी टीम को, आप बैठ जाइए और जो काम नहीं करता कमलनाथ जी से मैं उसके लिए इजाज़त लूँगा। जो काम नहीं करता उसको हम थैंक यू बोलकर घर पे बैठा सकते हैं। बड़ा स्पष्ट बात करना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें नहीं करूँगा, संविधान के ऊपर बात कर लिया। सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाना। मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ, जितनी शिद्दत के साथ में, जितनी ईमानदारी के साथ में मैंने कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए और मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए जो उनके मन में भाव है, मैं हकीकत में इस चीज़ से प्रेरणा भी लेता हूँ, सीखता भी हूँ कि आपका 24/7 सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए केंद्रित है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके की शिद्दत के साथ में आप काम कर रहे हैं, 2023 के अंदर यहां पर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और हमारे मुख्यमंत्री यहां पर कमलनाथ जी होंगे। ये ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा वायदा है। लेकिन क्या आप लोग आज शपथ लोगे हमारे साथ में? शपथ लेंगे कि हम सब लोग ईमानदारी से संगठन को जो जिम्मेदारी मिल रही है एससी विभाग को, उसका संगठन हम तुरंत इस डेट्स के हिसाब से पूरा करेंगे। और वही हमारा, समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के प्रति और कमलनाथ जी के प्रति वफादारी होगी, ईमानदारी होगी और जिंदाबाद भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। उससे पहले मैं ही आमंत्रित कर दूंगा कमलनाथ जी को, लेकिन मैं संविधान की कुछ कॉपीज लेकर आया हूं। मैं संविधान की, और अपने हाथ से मैं चाहूंगा कि संविधान, इधर दीजिए भैया, एक कॉपी दे दीजिए, बाकी सबको दे दीजिए। ये मैं अपने हाथ से कमलनाथ जी को देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मिलोटिया जी, आपका मार्गदर्शन मिलेगा। अब मैं हमारे नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को आमंत्रित करता हूं कि वो साहब आपको संबोधित करेंगे। सभी लोगों को, साथियों को बड़ी शांति से साथ की एक एक बात को, एक एक बिंदु को सुन के जाना है। कांग्रेस पार्टी जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन, अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन राजेश निलोटिया जी, ये बहुत पुराने साथी मेरे हैं। सज्जन वर्मा जी, विजय लक्ष्मी जी, लखन गंगोरिया जी, फूल सिंह बरैया जी, आनंद अहिरवार जी, सुरेंद्र चौधरी जी, रामलाल मालवीय जी, सुरेश राजे जी, सभी यहाँ उपस्थित, और मेरे साथ खड़े हुए प्रदीप अहिरवार जी, सभी यहाँ उपस्थित विभाग के सदस्यगण,
बहुत खुशी हुई कि आज ये सम्मेलन हुआ। बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था जो पूर्व वक्ता बोल रहे थे, संविधान की बात करी, चुनाव की बात करी, बाबा साहब की बात करी। पर जब आप बाबा साहब की बात करते हैं, आपने एक बात नहीं करी कि जब बाबा साहब अंबेडकर जी को जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई संविधान बनाने की। कैसा संविधान बनाते? बाबा साहब अंबेडकर के सामने चुनौती थी कि उनको ऐसे देश का संविधान बनाना था जो हाल में ही आजाद हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर के सामने ऐसी चुनौती थी कि इस देश का, ऐसे देश का संविधान बनाओ जहां इतने धर्म हैं, इतनी जातियां हैं, इतनी भाषाएं हैं। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हैं, इतनी जातियां हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने देवी देवता हैं, इतने त्योहार हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने ये चुनौती थी। ये साधारण संविधान बनाने की चुनौती नहीं थी। ऐसा संविधान बनाया इस देश के लिए जो विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है, इतनी भाषाएं, ये चुनौती थी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया जो विश्व में मशहूर है, कई अफ्रीकन देशों ने उसकी नकल करी जो आजाद नहीं हुए थे। मैं अफ्रीका के एक राष्ट्रपति, उनके देश गया, उनके राष्ट्रपति को मिलने गया, वहां बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगी थी। मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए उन्होंने फोटो लगाई। मैंने उनसे पूछा ये फोटो आपने कैसी लगाई है? तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने इनका बनाया हुआ संविधान की नकल करी है और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने देश को ऐसा संविधान दिया। तो ये हमें याद रखना है, संविधान बना देना था कोई भी बना सकता, पर केवल एक बाबा साहब थे जो इस देश का संविधान बना सकते थे, जो इस देश को समझते थे। और आज जब हम बात करते हैं संविधान की, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो एक अच्छा संविधान बना दिया, पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला गया तो क्या होगा? जब हम कहते हैं संविधान रक्षक, 10 साल पहले तो हम नहीं कहते थे संविधान रक्षक। ये चुनौती आज की चुनौती है कि जब हम संविधान रक्षक की बात करते हैं, अपने देश की विभिन्नता, अनेकता, जो मैंने अभी आपको कहा एक झंडे के नीचे खड़ा है। क्यों खड़ा है? हमारे संविधान के कारण, हमारे देश की संस्कृति के कारण। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। आप भी जहाँ रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, हर जाति के लोग हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ कम से कम 10-12 जातियों के लोग रहते हैं। होए 10, होए 20, 1000 ना होए, पर हर जाति के लोग रहते हैं। भाईचारा है। आज इस संस्कृति पर जो आक्रमण हो रहा है, जो ये बांटने का प्रयास करा जा रहा है धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर। तमिलनाडु में हिंदी का विवाद शुरू हो गया। अब पढ़ रहे हैं ना, हिंदी का विवाद शुरू हो गया। 35 साल से पंजाब में नारा नहीं सुना था खालिस्तान का, आज पंजाब में खालिस्तान का नारा लगना शुरू हो गया। तो आप केवल संविधान के ही रक्षक नहीं बनेंगे, आपको तो संस्कृति के भी रक्षक बनना है। हम भारत की संस्कृति को कैसे जीवित रखें? प्रश्न एक चुनाव का नहीं है, प्रश्न है कि हम कैसा भारत अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। ये चुनौती आज हमारे सामने है। ऐसी चुनौती कभी नहीं हुई। कितने सारे चुनाव हुए, लोकसभा के, विधानसभा के, अलग अलग
रिजल्ट आए, पर कभी हमने संविधान और संस्कृति की बात नहीं करी कि संस्कृति बचाओ, संविधान बचाओ। तो अब जो चुनाव आएगा, अभी चुनाव की बात करी, ये चुनाव किसी पार्टी के हार जीत का नहीं है, किसी उम्मीदवार के हार जीत का नहीं है। ये चुनाव तय करेगा कि भारत कौन से रास्ते पर चलेगा, मोदी के रास्ते पर या अपनी संस्कृति और संविधान के रास्ते पर। ये तय करेगा ये चुनाव तय करेगा कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसा देश सौंपना चाहते हैं। ये चुनौती है हमारे सामने, और आज हर समाज की जिम्मेदारी है। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं जो आप नहीं जानते। 150 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जो हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बगैर जीत नहीं सकते। कोई नहीं जीत सकता। 150 सीटें हैं 230 में से। ये कोई खड़ा होकर कह दे, बैठ जाए मेरे साथ, में आंकड़े बताता हूं। और यही 150 सीटें पर अनुसूचित जाति जनजाति फैसला करती है। 10% होंगे, कहीं 10% हैं, कहीं 12% हैं, कहीं 5% हैं, पर निर्णायक है कोई उनके बगैर नहीं जीतने वाला है। ये याद रखनी है बात। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। सुन ले जो मंच पर भी बैठे हैं, राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन आपको समझना है। आज राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है। पहले आप एक गांव में जाके कह सकते थे ये गांव कांग्रेस का, एक मकान कांग्रेस का है। आज तो एक बाप बेटा भाई भतीजा चाचा चाची अलग अलग वोट देंगे। सही बात है। और ये स्थानीय राजनीति हमें पहचानना है कि राजनीति में कितना परिवर्तन हुआ है। राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है। आपका गांव में कौन है? ये सम्मेलन करने से हम चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। जब तक आप गांव में हर मकान तक नहीं पहुंचेंगे, अपनी बात नहीं समझाएंगे, तब तक कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए मैं कहता हूं गांव का संगठन बनाओ। ये भोपाल से चुनाव नहीं जीता जाएगा, ये गांव और मोहल्ले से चुनाव जीता जाएगा। ये हमें याद रखना है। और अभी बात करी राजेश भाई ने छोटी जातियों का, उपजातियों का, ये भी आप समझ लीजिए। अध्ययन करिए कि हमारी जो छोटी छोटी अनुसूचित जातियां हैं, हम सोचते बड़ी जातियों के बारे में बात करेंगे, अनुसूचित जाति की, जाटव समाज की बात करने लगे। पर याद रखिएगा कि हमारे यहाँ कतिया समाज, पासी समाज, डेरिया समाज, कोली समाज, इनके बगैर कोई चुनाव जीता जाता है? ये छोटी जो जातियां हैं, ये छोटी जातियों, मैं आपको अपनी बात बताऊं, छिंदवाड़ा की, वहां तो सब विधायक कांग्रेस के। डेरिया समाज जो ग्वालियर चंबल में नहीं जानते, डेरिया समाज निर्णायक है। डेरिया समाज निर्णायक है हमारा महाकौशल में। पर जब ग्वालियर चंबल जाएंगे कहेंगे डेरिया समाज क्या चीज है। हमारा कोली समाज, मैं ये बात रखना चाहता हूं आपके, कोली समाज का प्रतिनिधि मंडल मुझे मिला था। उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा आपकी ग्वालियर चंबल में 34 सीटें हैं, ये हैं 34 सीटें। आप मुझे बता दीजिए कि आप कौन सी सीट जीतते हो बिना कोली समाज के। बात तो बिल्कुल सही है। जो ग्वालियर चंबल, ये जानते हैं बैठे, ग्वालियर चंबल में कोली समाज के बगैर उन्होंने कहा कौन सी सीट जीतते हैं आप। पर हम कभी उनके बारे में नहीं सोचेंगे। ग्वालियर चंबल का सोचेंगे, जाटव समाज के बारे में सोचेंगे। सही बात है। तो आज इसकी आवश्यकता है कि हम जो उपजातियां हैं इनको भी जोड़ें, आप उनसे संबंध बनाएं और अध्ययन करिए रिजल्ट। इनके समाज से कोई लड़ता है तो ये 2, 4, 5 हजार वोट ले जाते हैं, स्वतंत्र लड़ लेते हैं।
2-4-5 हज़ार वोट ले जाते हैं, कितना महंगा पड़ता है। और तब हम सोचते हैं हमें परहेज है, भाई ये मेरा विरोधी है, इसके पास में नहीं जाऊंगा। याद रखिएगा कि सब 10, 20, 50 वोट के मालिक हैं। हमें ये बात भूलनी पड़ेगी किसने विरोध किया हमारा। अभी जनपद, जिला पंचायत के चुनाव हुए, नगर निकाय के चुनाव हुए, कहिए इसने मेरा विरोध किया, करा होगा, चुनाव था, सब लड़ते हैं। जो हमारे सरपंच जीते, कल सरपंच सम्मेलन था, मैंने ये बात कही, जो सरपंच जीते 30% वोट से जीते, जो जनपद सदस्य जीते 30-35% से जीते, जिला पंचायत सदस्य 30-35 वोट से जीते, बाकी 70% क्या हम भारतीय जनता पार्टी के झोले में डाल दें? उनको भी हमें समझना पड़ेगा। ये आज हमें समझना है कि कितना राजनीति में परिवर्तन है। भारतीय जनता पार्टी को तो बड़ा बनाया संगठन मिल गया। जब पंचायती राज का कानून बना, राजीव जी लाए, भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ में बैठने वाला नहीं होता था। जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं वो याद रखेंगे, बूथ में बैठने वाला नहीं होता था। पर जब से पंचायती राज सम्मेलन आया, जो जीता सरपंच वो तो कांग्रेसी 30% से जीता, 70% उन्होंने बीजेपी की झोली में डाल दी। उनको बना बनाया संगठन। हमें ये सच्चाई पहचाननी पड़ेगी। तो जब आप चुनाव की बात करते हैं, याद रखिएगा कि राजनीतिक परिवर्तन क्या हुआ है। ये राजनीतिक परिवर्तन इस सम्मेलन से हम संविधान रक्षक बनाएंगे, पर संविधान रक्षक केवल लेटर हेड और रबर स्टैंप का नाम है। ये लेटर हेड और रबर स्टैंप की राजनीति बहुत हो गई। बहुत सारे आते हैं, मुझसे पूछते हैं, टिकट मांगते हैं, पर उनके गांव का क्या रिजल्ट है? खुद का गांव तो हारते हैं, खुद का वार्ड तो हारते हैं, और बात करेंगे बड़ी। ये सच्चाई है। तो इस मौके पर ये बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि बहुत बड़ी आवश्यकता है अपने आप में परिवर्तन करना। ये चुनौती जो हमारे सामने है, आजादी के बाद ऐसी चुनौती हमारे सामने नहीं आई। जब आज संविधान का प्रश्न है, अपना देश की संस्कृति का प्रश्न है, ये इस चुनाव का मुद्दा है। आजादी के बाद कितने चुनाव हुए राज्यों में, नए राज्य बने, कितने विधानसभा के चुनाव हुए, कितने लोकसभा के चुनाव हुए, ये प्रश्न कभी नहीं आया। मोदी जी लंबी चौड़ी बातें करते थे 2013 में रोजगार की, किसानों की। 2019 में किसान का शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, रोजगार, नौजवान का शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। पाकिस्तान में राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, ध्यान मोड़ने में ये माहिर है कि कैसे ध्यान मोड़ा जाए। और अब क्या पता क्या मांगे अगली दफा, कि ध्यान मोड़ा जाए। जो सही मुद्दे हैं जिससे अपना देश जुड़ा हुआ है, वो मुद्दों की बात नहीं करेंगे। पिछले चुनाव में मोदी जी राष्ट्रवाद, मैं तो पूछता हूं मोदी जी से कि आप एक नाम बता सकते हैं स्वतंत्र संग्राम सेनानी का जो आपकी पार्टी से जुड़ा रहा हो? एक नहीं है। और पाठ हमें पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का। ये सब बातें आपको पहुंचानी है कि कैसे ये भड़काने का, कैसे ये गुमराह करना की राजनीति, कि इनके पास केवल ये बचा है। मध्य प्रदेश में तो इनके पास पुलिस, पैसा, प्रशासन बचा, ये मैं हमेशा कहता हूं। और ये केवल एक समाज के सहयोग से, ये एक बड़ी जाति के सहयोग से, छोटी जातियों के, हमारे ओबीसी की छोटी जातियां हो, केवल अनुसूचित जाति के नहीं, अनुसूचित जनजाति के भी छोटी समाज जो है, केवल गौंड नहीं है, केवल भील बिलाला नहीं है, कोरकू भी हैं, कोल भी हैं। जब तक उनका योगदान ना हो, और आपका काम है सबको समेटना, आपका काम है सबको समेटना। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से भविष्य की रक्षा करी
आप केवल संविधान के रक्षक नहीं होंगे, आप भविष्य के रक्षक होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये संकल्प लेंगे। अगर आप सबने ये संकल्प ले लिया तो कोई नहीं रोक सकता। 8 महीने बाद कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत